तो नेक्स्ट हम लिखते हैं भाई केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ रहे भाई टाइप ऑफ रिएक्शंस, और ये तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। दिख रहा है यहां पे? केमिकल इक्विलिब्रियम, तो टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ना, जिसमें हमारा तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे क्या होगा वो भी देख लो फटाफट। चल देखो, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देख लो भाई क्या हो जाएगा। देखो अब इसमें दो टाइप रिएक्शंस होगी, एक बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा होता है भाई हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसको आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ लिया होगा, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े थर्मोडायनेमिक्स में, हम उनको यहां बता देंगे कि हमें केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए रिवर्सिबल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम उसके साथ साथ इरिवर्सिबल भी पढ़ लेते हैं, जिससे कि दोनों को डिफरेंशिएट करना इजी हो जाता है। अगर हम दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे तो हमें थोड़ा समझने में आसानी मिल जाएगी, बट रिक्वायरमेंट किसका है? रिवर्सिबल का। ठीक है, किसका रिक्वायरमेंट है भाई? रिवर्सिबल का। लिखना द रिएक्शन which proceed in which the reaction which cannot proceed in, देखो भाई, the reaction which cannot proceed in reverse direction, the reaction which cannot the reaction which cannot proceed in reverse directions या a reaction which proceed in only one direction, correct? Or reactions which proceed only one directions, जब एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होगा उसी को क्या बोलते हैं भाई? इरिवर्सिबल। या द रिएक्शन which cannot proceed in reverse directions, नोट कर लो भाई, the reaction which cannot proceed in reverse direction, बोलो भाई, जब रिवर्स में प्रोसीड नहीं होगा उसी को क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल। भाई क्या होता है भाई? इरिवर्सिबल। ओके, चलिए अब देखना थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस, या वैसे ही देख लो, क्या देखोगे? कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस है वो किस टाइप कंटेनर में होता है? ओपन कंटेनर या क्लोज्ड कंटेनर? ओपन कंटेनर या क्लोज्ड कंटेनर? लिख लेना, जनरली टेक प्लेस इन क्लोज्ड कंटेनर
सॉरी 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 इरिवर्सिबल है ना तो गलत हो जाएगा। ओपन कंटेनर जनरली टेक प्लेस इन ओपन कंटेनर। जो इरिवर्सिबल है वो किस में पाया जाएगा भाई? ओपन कंटेनर में। और आपने लिखा रिएक्शंस विच प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शंस। और आपने एक पॉइंट और लिखा है reactions which cannot proceed in reverse directions. The reaction which cannot proceed in reverse directions. इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये मिल रहा है ये जो रिएक्शन होगा आगे की तरफ जाएगा, वापस नहीं आएगा। और जब आगे जाएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यदि जितना पॉसिबल होगा उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इट गोज फॉर कंप्लीटेड या कंप्लीशन। मतलब ये जो रिएक्शन होगा वो 100% प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसमें 100% या 99.99% क्या बनेगा भाई? प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो वापस नहीं आ रही है ना। जब वापस नहीं आएगा तो फिर क्या कहा जाएगा उसको? फॉरवर्ड चला गया, आगे चला गया, तो प्रोडक्ट बनेगा ना प्रोडक्ट। यदि हम मैक्सिमम जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसका होगा भाई? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कुछ इसके एग्जांपल लिख लो भाई। इसमें इरिवर्सिबल के कुछ एग्जांपल लिख लो कि कहां इरिवर्सिबल होता है। तो पहला लिखना एग्जांपल में न्यूट्रलाइजेशन। यदि कहीं भी न्यूट्रलाइजेशन होगा तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस का पहचान है। अब न्यूट्रलाइजेशन कैसे पहचानते हैं भाई? नाम ही न्यूट्रल है। अब जब कभी भी एसिड और बेस का फॉर्मेशन होता है तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। सॉरी, एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट के साथ साथ वाटर बनता है। जब भी आपका एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। उसी को क्या बोलते हैं भैया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। उसी को क्या बोलते हैं दोस्त? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। अपने मन से कुछ एसिड ले लो, जैसे HCl प्लस NaOH या फिर H2SO4। ये सब इरिवर्सिबल का है। H2SO4 प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर H2CO3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। मान लो ये एसिड है, ये सब आपके एसिड होते हैं, इधर आपका बेस हो गया। और जब ये एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो उसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। वही कैसा होता है भाई? न्यूट्रलाइजेशन। अब यहां जब एसिड और बेस मिलाएंगे तो देखो क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर मींस H2O। इसमें क्या बनेगा भाई? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O। बैलेंस कर लेना, ठीक है। इधर क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। इसमें क्या बनेगा भाई? साल्ट प्लस वाटर। तो देखो जो भी आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा वो किसको आइडेंटिफाई करेगा? इरिवर्सिबल को। किसको? इरिवर्सिबल को। दूसरा एग्जांपल से लिखना, पहला न्यूट्रलाइजेशन हो गया, दूसरा लिखना भाई लिखना प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा भाई? प्रेसिपिटेट का। देखो क्या होता है, सेकंड लिख लो भाई एग्जांपल प्रेसिपिटेशन। देखो अगर NaCl का रिएक्शन AgNO3 से करा दीजिए या फिर NaBr प्लस AgNO3
फिर NaI प्लस AgNO3। अब देखिए पहले प्रेसिपिटेट क्या बनेगा भाई, AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट। इसमें क्या बनेगा भाई, AgBr प्लस सोडियम, AgI प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब ये देखो ये जो तुम्हारा AgCl है या AgBr है या फिर Ag आयोडीन है, ये प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है ये यहाँ रिएक्शन में बैठ जाएगा। जब आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़िएगा तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ते भाई यहाँ पे इन तीनों का जो प्रेसिपिटेट बनता है इसको कैसे पता करना होता है, तो इनके कलर से, एक रेड होगा, एक वायलेट होता है, एक ब्लू होता है। तो जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ोगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड वहां भी मिलेगा आपको। तो बस हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं आपको कि जब भी अगर कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा वो इरिवर्सिबल होगा, वो कभी भी केमिकल इक्विलिब्रियम इस तरह का रिएक्शंस नहीं पढ़ा जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम कभी भी इस तरह का रिएक्शंस नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखना, इसमें इरिवर्सिबल का एप्लीकेशन एग्जांपल लिख लेना, डीकंपोजिशन। अब देखो जो डीकंपोजिशन होता है वो तीन तरह का होता है, थर्मल डीकंपोजिशन, एक सनलाइट की प्रेजेंस में डीकंपोजिशन और एक तुम्हारा इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन होता है। खैर हम लोग सिर्फ डीकंपोजिशन समझते हैं। तीसरा एग्जांपल डीकंपोजिशन क्या होता है, एडिशन का उल्टा डीकंपोजिशन। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, इसको हीट कर दिया जाए, या मेथेन ले लो, चलो छोड़ो इसे, इसको हीट किया जाएगा, ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3/2O2। ये डीकंपोजिशन रिएक्शंस है। अगर हम हीट देते रहे और ये एरो दिया जाएगा, ये इरिवर्सिबल का पहचान है, किसका, इरिवर्सिबल का। फोर्थ आता है इसमें कंबस्शन। तो हम लोग सिर्फ देखेंगे कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। कभी भी देखो यदि हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन होगा वो भी इरिवर्सिबल होगा। इसे लिखना फार्मूला CxHy प्लस x प्लस y/4 O2 gives xCO2 प्लस y/2H2। कोई कहेगा सर CX का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, y का मतलब नंबर ऑफ H। अब इसमें देखो रिएक्शन लिखते हैं, मान लो मैंने दिया C2H6, यानी x में कितना हो गया 2, y में कितना हो गया 6। अब इसमें नहीं पता कितने हाइड्रोजन होगा, कितना CO2 बनेगा और कितना H2O बनेगा, लेकिन फार्मूला पता हमें। फार्मूला क्या भाई, x प्लस y/4, x प्लस y/4। x कितना है यहाँ पे 2, y कितना है 6, 2 प्लस 6/4 सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 प्लस 3/2, 2 2 जा 4, या तो 4 कर लो या 2 से डिवाइड कर दो 1.5, यानी हो जाएगा 3.5, ये नहीं आएगा 3.5। अब लिखा है कि यहाँ पे अगर x होगा तो जो CO2 बनेगा वो भी x होगा, या कितना है 2, ये भी क्या बन जाएगा 2, और लिखा है इसके वाटर के लिए y/2, h कितना है यहाँ पे 6, तो 6/2 करो 3, देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या, चेक कर लो, ये बैलेंस है मेरे भाई। कार्बन 2 2, हाइड्रोजन 6, 3 2 जा 6, 3.5 का मतलब हो गया कि 7/2, यानी 7 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 7, 2 2 जा 4 और 3 बैलेंस हो गया। ये जितने रिएक्शन है आपके इरिवर्सिबल के, किसके भाई, इरिवर्सिबल के, और जो भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा वो ओपन कंटेनर में होगा। याद रखना कैसा होगा, ओपन कंटेनर में, और जनरली इसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट वो कभी रिवर्स नहीं होगा और एक ही डायरेक्शन में होगा। इतनी बातें नोट कर लो तो इरिवर्सिबल का है। चलो अब हमें जो पढ़ना भाई केमिकल इक्विलिब्रियम में, या हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है वो है दोस्त हमारा रिवर्सिबल रिएक्शंस। वो क्या है मेरे भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन।
सिंगल डायरेक्शन, तो उसी को बस चेंज कर दो, ना घटा दो। और रिएक्शन विच कैन प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन या लिख दो भाई, और रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। अगर वो सिंगल था ये बोथ डायरेक्शन हो जाएगा, और जैसे ही बोथ डायरेक्शन हो जाएगा, अब देखो पहला वाला सिर्फ सिंगल डायरेक्शन था ना, उसको फॉरवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फॉरवर्ड रिएक्शंस। और इसमें दोनों होगा, तो इसमें फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड भी होगा, फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड भी होगा। ठीक है, एक पॉइंट इसमें लिख लेना कि जब रिएक्टेंट दोनों में, सॉरी ये रिएक्शंस दोनों में हो रहा ना, दो डायरेक्शन में हो रहा ना भाई लिखना, तो रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट होगा वो किस में चेंज होगा भाई? रिएक्टेंट में। और बातें बता रहे, थोड़ा सा इंक ले लेने दो भाई। आप लोग सोच रहे हो सर कितना इंक भर रहे हो, वो इंक इतना ना भरते, लेकिन क्या है कि जो मार्कर है ना वो थोड़ा सा बेस्ट नहीं है, खैर फिर भी बहुत बेस्ट है, जिससे काम चल रहा हो कभी भी उसको खराब नहीं कहा जाता। तो कह रहा है कि इसमें जो रिएक्टेंट होगा किस में चेंज होगा? प्रोडक्ट में, और जो प्रोडक्ट होगा वो किस में चेंज होगा? रिएक्टेंट में। बोलो भाई, चलो देखना। तो इसमें क्या लिखेंगे भाई? रिएक्टेंट, ये तो हो गया ना, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट। तो देखो ऐसे कि A प्लस बी गोज टू C प्लस बी। अब ये एरो कह रहा है कि सर ये देखो आगे जा रहा है और ये वापस भी आ रहा है, और जब इरिवर्सिबल होता तो बस लिखते A प्लस बी गोज C प्लस डी, सिर्फ आगे जाता वापस नहीं आता, इरिवर्सिबल। अब देखो इसके सामने तो मत समझना कि सर ये तो रिवर्सिबल है और ये आप कर रहे रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होगा, ये रिवर्सिबल होगा, इसी को रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, जिस रेट से आगे जा रहा है उसी को रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस। बोलो भाई, नोट कर लो इतना। तो यहां देखो रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट चेंज इनटू रिएक्टेंट, यानी एक दूसरे में चेंज होता रहेगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन होगा। बोलिए भाई, तो कहा जाएगा सर रिएक्शन प्रोसीड इन, देखो भाई, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शंस। और वहां पे लिखा था इरिवर्सिबल में कि वो ओपन कंटेनर में होगा, तो सर ये जो जनरली होगा ये क्लोज कंटेनर में होगा, जनरली क्लोज कंटेनर। ये जनरली किसमें होगा भाई? क्लोज कंटेनर में। देखो वो किसमें हो रहा था? ओपन कंटेनर में। अब यही बोलेंगे टर्म आएगा कि सर यहाँ पे जब रिवर्सिबल होगा इन फ्लो भी होगा और आउट फ्लो भी होगा, मतलब किसी रेट से पानी आ रहा होगा उसी रेट से जा भी रहा होगा। जब दोनों रेट आने वाला और जाने वाला हो जाएगा इक्वल, तो उसी को बोलते हैं कि सर यहाँ पे कैन अटेन इक्विलिब्रियम, यानी रिवर्सिबल में क्या अटेंड हो जाएगा भाई? इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम मिल जाएगा तो
कहेंगे सर रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड। इसका सिर्फ मतलब इतना ही है कि केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए रिवर्सिबल रिएक्शंस का रिक्वायरमेंट होगा, इरिवर्सिबल का नहीं। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने जो पढ़ा वो मेरे दोस्त ये हम लोगों ने पढ़ा टाइप ऑफ रिएक्शंस, जिसमें 3 टाइप पढ़ा। एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एक ऑन द बेसिस ऑफ हीट, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। और एक ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। अब हमारा दूसरा हेडिंग था मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। दूसरा हेडिंग क्या था दोस्त? मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हेडिंग का सेकेंड वाला मीनिंग ऑफ कि जो हमने कहा दिया रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम है उसका क्या मीनिंग है, उसी को कह सकते हैं व्हाट इज द इक्विलिब्रियम या व्हाट इज द इक्विलिब्रियम या मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है दोस्त? मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखो इसमें क्या होता है भाई, मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होता है? मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम में देखो क्या होगा दोस्त, जैसे अपने मन से मान लो H2 + I2 क्या बन रहा है दोस्त? हाइड्रोजन आयोडाइड। मान लो इसका अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं है, उस समय 10 मोल है। दोनों मान लो, दोनों अपने मन से जो रिएक्टेंट है वो 10 मोल है और प्रोडक्ट 0। अब कह रहा है टी बराबर मान लो कुछ सेकंड बाद, मान लो 1 सेकंड बाद इसमें से 1 मोल कम हो गया, 10 में से 1 मोल कम हो गया, तो बचा कितना? 9। अब वो जितना कम हुआ था वो यहां पे आ गया। कुछ समय बाद 1 मोल और कम हो गया, तो कितना बचा? 8। फिर कितना बन गया? 2। कुछ समय बाद और कम हो गया 7, 3। अब इस पर फिर देखा गया तो फिर वही रेशियो आ रहा था, यानी अब इसके बाद नहीं कम हो रहा था। जब कम नहीं हो रहा था तो इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। पहले कुछ समय तक घट रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसमें से घटना बंद हो गया, और जब घटना बंद हो गया तो इसी को क्या बोलते हैं भाई? इक्विलिब्रियम। इसी क्या बोलते हैं भाई? इक्विलिब्रियम। अब थोड़ा समझना, ये बड़ा अच्छा टर्म होता है। जब पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स तो वहां पे रेशियो मिलेगा हमें, रेट और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। रेट और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। ये कहां पढ़ेंगे भाई? केमिकल काइनेटिक्स में, जो 12th का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल के चौथा चैप्टर 4th 12th का 4th चैप्टर है। वहां पढ़ोगे कि रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन के। अब समझना कि ये कंसंट्रेशन वाले कितना था? 10। अब कंसंट्रेशन क्या हो रहा है इसमें? 10 से कम हो रहा है ना, जो रिएक्टेंट होगा कहेंगे जैसे जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन वो घट रहा है, और इधर जो कंसंट्रेशन है, जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है। यानी जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्शन जब स्टार्ट होगा, ये रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब इन दोनों में दोनों कांस्टेंट हो जाएगा। कंसंट्रेशन के टर्म में कांस्टेंट बोला जाता है, कंसंट्रेशन के टर्म में कांस्टेंट बोला जाता है। एक समय ऐसा आएगा जब इसमें से घटना बंद हो जाएगा और ये बढ़ना बंद हो जाएगा। देखो ये 10 में से 3 घटा तो 7 बचा। अभी कंसंट्रेशन का कांस्टेंट हो गया और ये भी कांस्टेंट हो गया। जब
दोनों कांस्टेंट हो जाता है तो इसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं भाई? इक्विलिब्रियम। तो थोड़ी मेरी बात समझना कि अगर हमको इक्विलिब्रियम बोलना हो इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, तो हम कहेंगे सर जो रिएक्टेंट होगा उसका कंसंट्रेशन घट रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। जब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब समझना, ये कंसंट्रेशन के टर्म में हो गया कि सर जो कंसंट्रेशन होगा वो रिएक्टेंट का घटेगा, प्रोडक्ट का बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, अब इसी को देखते हैं रेट के टर्म में। अब देखो ये H2 प्लस I2 के 2HI बन रहा ना, बोलो भाई, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। मतलब ये जो रिएक्टेंट है इससे प्रोडक्ट बन रहा है ना, इसको फॉरवर्ड बोलते हैं, और इससे ये बन रहा है ना, इसको बैकवर्ड बोलेंगे। अब देखो जो फॉरवर्ड रिएक्शंस है यदि उसका जो रेट है वो देखो घट रहा है ना बार बार, तो फॉरवर्ड का रेट घट रहा है लेकिन बैकवर्ड का रेट देखो बढ़ रहा है ना, बोलो भाई। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जब रेट कहा जाएगा ना रेट, तो रेट के लिए होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए और कंसंट्रेशन के लिए कांस्टेंट होना चाहिए। जो इक्विलिब्रियम जब कहा जाएगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए भाई? इक्वल, रेट के लिए। और जब कंसंट्रेशन होगा तो कांस्टेंट होना चाहिए। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा वो इक्विलिब्रियम है। रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम है। तो जब रेट होगा उसके टर्म में इक्वल, जब कंसंट्रेशन होगा उसके टर्म में कांस्टेंट। तो थोड़ा सा लिख लीजिए भाई, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा जिससे हमारी बातों को आप समझ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। अब इसको मिटाएंगे नहीं, अभी कुछ देर रहने देते हैं थोड़ा समझने के लिए, या आप लोग भी चाहो तो अपने मन से इसको बना लो इस तरह से, ठीक है? आप लोग भी चाहो तो इसको अपने मन से बना लो, ठीक है? कभी कभी इसी को मान लो परसेंटेज के हिसाब से दे दिया, कैसे देख लो भाई। मान लो कह दिया जो रिएक्टेंट है वो 100% है, और जब इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम 25% है। कितने पे? 25%। इसका मतलब 100 का 25% निकालो, ये 75 हो जाएगा, ये 25 है। फिर इक्विलिब्रियम आया 50%, इसका मतलब ये भी 50, ये भी 50 है। फिर इक्विलिब्रियम आया मान लो 75%, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 75%। ऐसे दिखाया जाएगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कभी भी इक्वल से मतलब नहीं होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया तो जिस स्टेप पे आ जाएगा वही रिएक्शन वही उसी रेशियो में बनने लगेगा। जिस रेशियो में इक्विलिब्रियम आएगा उसी रेशियो में वो रिएक्शन बनने लगेगा, चलने लगेगा, वो रुकेगा नहीं। जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा, वो जब उसमें वो हमेशा से चलता रहता है, वैसे इक्विलिब्रियम भी होता है। वो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा वैसे चलता रहेगा, ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, ठीक है? देखो इससे पहला द मोमेंट at which the moment at which the moment at which तो एक ग्राफ से देख लो, ग्राफ से एक ग्राफ देख लो और अच्छा लगेगा, फिर बताते हैं। ये टाइम हो गया, ये तुम्हारा प्रोडक्ट, ये तुम्हारा रिएक्टेंट, तो ये रिएक्टेंट घटेगा, ये बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा, देखो इस पॉइंट पे इक्वल हो गया ना रेट, तो जिस पॉइंट पे इक्वल होता है, जिस मोमेंट को होता है, इसी मोमेंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसी मोमेंट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ये हमने जो बनाया वो रेट वर्सेस टाइम के बीच में,
moment at which rate of forward reactions देखो rate of forward reactions becomes equal to rate of backward reactions. Rate of forward reactions becomes equal to rate of backward reactions. ये लिख लेना यहाँ पे नोट करके स्टार बना के लिखो at equilibrium, लिखो at equilibrium the amount of reactant and product P बराबर सिर्फ become constant. जब इक्विलिब्रियम आएगा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई आपका कांस्टेंट हो जाएगा. अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा. इक्वल नहीं कहा जाएगा, इक्वल नहीं, कांस्टेंट. क्या दोस्त? कांस्टेंट. और लिखना एट इक्विलिब्रियम रेट इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, एट इक्विलिब्रियम जो रेट होता है ना, रेट वो इक्वल होता है. क्या होता है? इक्वल. बट जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन वो कांस्टेंट होता है हमेशा. रेट को हमेशा इक्वल बोला जाएगा और कंसंट्रेशन को कांस्टेंट बोलते हैं. कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं भाई? कांस्टेंट. जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो रेट इक्वल देखा जाएगा और कंसंट्रेशन कांस्टेंट. नोट कर लीजिए. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, वो अगले लेक्चर में. जय हिंद, जय भारत. नोट कर लो अच्छे से.